दोस्तों, रात को खुले आसमान के नीचे लेटकर कभी तारों को देखा है? सोचा है उनमें से कुछ कितने पास हैं और क्या उनके आसपास भी हमारी अर्थ जैसी कोई दुनिया हो सकती है? आज हम एक ऐसी ही कॉस्मिक जर्नी पर निकलेंगे, एक ऐसी जगह जो टेक्निकली हमारे सबसे करीबी इंटरस्टेलर पड़ोस है, लेकिन फिर भी इतना दूर कि वहां जाना अभी सिर्फ एक सपना है। हम बात करेंगे एक स्टार सिस्टम की जो सदियों से इंसानों को फैसिनेट करता आया है, और उस सिस्टम के एक छोटे से प्लेनेट की जिसने साइंस की दुनिया में तूफान ला दिया। क्योंकि आज हम पर्दा उठाने वाले हैं अल्फा सेंटुरी सिस्टम से और डाइव करने वाले हैं उसके सबसे इंट्रूगिंग मेंबर प्रोक्सिमा सेंटुरी बी के रहस्यों में। क्या ये एक और अर्थ है, या एक एलियन हेल्थस्केप, या कुछ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड? साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। चलो शुरू करते हैं। हमारा घर है सोलर सिस्टम, जिसका हेड है हमारा सूरज। लेकिन जैसे ही हम अपने सोलर सिस्टम की बाउंड्री क्रॉस करते हैं, जो पहला स्टार सिस्टम हमें वेलकम करता है वो है अल्फा सेंटुरी। और इस सिस्टम में कोई एक लौता स्टार नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक ट्रायो है। इस स्टार फैमिली में 3 मेंबर्स हैं। पहला है अल्फा सेंटुरी ए। इसे हमारे सूरज का बड़ा भाई समझ लो। ये एक जी टाइप स्टार है, थोड़ा बड़ा, थोड़ा ज्यादा ब्राइट। फिर चलते हैं अल्फा सेंटुरी बी की तरफ। ये सूरज से थोड़ा छोटा, थोड़ा कूलर है, और ये एक के टाइप स्टार है। ये दोनों ए और बी एक दूसरे के काफी करीब हैं। ये एक कॉस्मिक डांस में लॉक्ड हैं, कभी सैटर्न जितनी दूरी पर तो कभी नेपच्यून जितनी, और फिर थोड़ी दूरी बनाकर रहता है इस कहानी का एक क्रूशियल कैरेक्टर, प्रोक्सिमा सेंटुरी। टेक्निकली तो ये अल्फा सेंटुरी सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन ये ए और बी से काफी अलग थलग रहता है। कितना अलग? लगभग 13,000 गुना ज्यादा दूर, जितना अर्थ सूरज से दूर है। सोचो, एक ही शहर में रहना, लेकिन बिल्कुल अपोजिट कोनों में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तीनों में से प्रोक्सिमा सेंटुरी ही वो स्टार है जो फिलहाल हमारे सूरज के सबसे ज्यादा निकट है। इसीलिए इसका नाम प्रोक्सिमा पड़ा, मतलब नियरेस्ट। कितना नियरेस्ट? करीब 4.24 लाइट ईयर जितना पास। अब ये लाइट ईयर क्या बला है? ये डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि लाइट को भी, जो यूनिवर्स की सबसे फास्टेस्ट चीज है, जिसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, जिसे भी इसे कवर करने में 4 साल और 3 महीने लग जाएंगे। अगर हम अपने सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट से भी निकलें, तो भी हमें वहां पहुंचने में हजारों साल लग जाएंगे। पृथ्वी से यहाँ तक का सफर लगभग 40 ट्रिलियन किलोमीटर जितना लंबा होगा। तो जब मैंने बोला कि ये हमारे सबसे पास है, तो पास यहाँ यूनिवर्स के स्केल पे है। गली के नुक्कड़ तक जाने जितना पास तो बिल्कुल नहीं। प्रोक्सिमा सेंटुरी है क्या? तो प्रोक्सिमा सेंटुरी है हमारा सबसे क्लोजेस्ट स्टार नेबर। लेकिन ये कैसा स्टार है? ये अल्फा सेंटुरी ए और बी की तरह ग्रैंड नहीं है। ये एक रेड ड्वार्फ स्टार है। रेड ड्वार्फ्स यूनिवर्स के सबसे कॉमन टाइप के स्टार हैं, छोटे, ठंडे और काफी डिम। प्रोक्सिमा सेंटुरी का मास सूरज का सिर्फ 12% है, और यहाँ का सरफेस टेम्परेचर सूरज के 5500 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले सिर्फ 3000 डिग्री सेल्सियस रहता है। ब्राइटनेस तो इतनी कम है कि अगर ये हमारे सूरज की जगह होता तो हमें दिन में भी तारे दिखाई देते। लेकिन इनकी उम्र लंबी होती है। हमारा सूरज 10 बिलियन साल में रिटायर हो जाएगा, पर प्रोक्सिमा सेंटुरी जैसा रेड ड्वार्फ ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक आराम से जलता रह सकता है। साइंटिस्ट इन रेड ड्वार्फ्स को कॉस्मिक मैराथनर्स बोलते हैं, पर इनमें एक दिक्कत है, ये छोटे हैं, मगर ये बहुत गुस्से वाले हो सकते हैं। ये रेड ड्वार्फ्स जाने जाते हैं अपने सडन और वायलेंट स्टेलर फ्लेयर्स के लिए। ये एनर्जी के मैसिव एक्सप्लोजन होते हैं जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स और एक्स-रेज का ब्लास्ट रिलीज करते हैं। अगर कोई प्लेनेट इनके पास हो तो ये फ्लेयर्स उसकी एटमॉस्फेयर को छीन सकते हैं या सरफेस को डेंजरस रेडिएशन से नहला सकते हैं। ये पॉइंट याद रखना, आगे काम आएगा। तो प्रोक्सिमा सेंटुरी छोटा, डिम, लंबी उम्र वाला पर थोड़ा मूडी स्टार है। साइंटिस्ट इसे ऑब्जर्व कर रहे थे और फिर 2016 में एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने अनाउंस किया कि प्रोक्सिमा सेंटुरी के चक्कर काटता हुआ एक एक्सोप्लैनेट मिल गया और उसका नाम रखा गया प्रोक्सिमा सेंटुरी बी, या प्यार से कहें प्रोक्सिमा बी। ये न्यूज एक सेंसेशन बन गई। क्यों? क्योंकि ये सबसे नजदीकी स्टार के पास मिला सबसे नजदीकी एक्सोप्लैनेट था, हमारे सोलर सिस्टम के ठीक बाहर एक नई दुनिया की पॉसिबिलिटी। तो क्या है ये प्रोक्सिमा बी?
क्या जानते हैं हम इसके बारे में? इसे ढूंढा गया रेडियल वेलोसिटी मेथड से। जब प्लैनेट स्टार के अराउंड घूमता है, उसकी ग्रेविटी स्टार को हल्का सा वॉबल करती है। हम ये वॉबल डायरेक्टली नहीं देखते, लेकिन स्टार की लाइट में होने वाले छोटे छोटे कलर शिफ्ट्स, जिसे डोपलर इफेक्ट कहा जाता है, इसे डिटेक्ट करते हैं। जब स्टार हमारी तरफ आता है, लाइट थोड़ी ब्लू होती है, जब दूर जाता है तो थोड़ी रेड। इन शिफ्ट्स के पैटर्न को स्टडी करके साइंटिस्ट ने प्रॉक्सिमा बी के होने का पता लगाया। ये रिसर्च एक कमाल का प्रिसीजन था। इस मेथड से हमें कुछ की डिटेल्स मिली। पहली, मिनिमम मास। प्रॉक्सिमा बी का मास अर्थ से थोड़ा ही ज्यादा है, अराउंड 1.17 टाइम्स। इससे ये आइडिया मिलता है कि ये अर्थ या मार्स की तरह एक रॉकी प्लैनेट हो सकता है, ना कि जुपिटर जैसा एक गैस का गोला, यानी पोटेंशियली सॉलिड जमीन। दूसरी, ऑर्बिटल पीरियड। प्रॉक्सिमा बी अपने स्टार का एक चक्कर बहुत तेजी से लगा लेता है, सिर्फ 11.2 अर्थ डेज में। सोचो, वहाँ हर 11 दिन में नया साल आ जाता है। इतनी जल्दी चक्कर का मतलब साफ है, ये प्लैनेट अपने स्टार के बहुत बहुत ज्यादा पास है। अर्थ सूरज से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। प्रॉक्सिमा बी अपने स्टार प्रॉक्सिमा सेंट्यूरी से सिर्फ 7.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। ये अर्थ सन के डिस्टेंस का सिर्फ 5% है। मरकरी भी सूरज से इतना क्लोज नहीं है जितना ये अपने स्टार से है। अब आपके दिमाग में अलार्म बेल्स बज रहे होंगे। इतना पास तो ये तो बिल्कुल तंदूर होगा, और अगर ये हमारे सूरज के पास होता तो आपकी सोच बिल्कुल सही होती। लेकिन याद कीजिए, प्रॉक्सिमा सेंट्यूरी एक ठंडा डिम रेड ड्वार्फ है। और यही आता है प्लॉट ट्विस्ट। इतना पास होने के बावजूद प्रॉक्सिमा बी अपने स्टार के हैबिटेबल जोन के अंदर ऑर्बिट करता है। हैबिटेबल जोन या गोल्डीलॉक्स जोन स्टार का वो परफेक्ट डिस्टेंस वाला एरिया होता है जहां टेम्परेचर ऐसा हो सकता है कि प्लेनेट की सरफेस पर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सके। ना बहुत गर्म कि पानी भाप बन जाए, ना बहुत ठंडा कि सब कुछ जम जाए। और लिक्विड वाटर को हम लाइफ का सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट मानते हैं। क्योंकि प्रॉक्सिमा सेंट्यूरी इतना कूल है, उसका हैबिटेबल जोन भी उसके बहुत पास है, और प्रॉक्सिमा बी ठीक उसी जोन में घूम रहा है। इसीलिए इसकी डिस्कवरी इतनी बड़ी बात थी। सबसे पास का एक्सोप्लैनेट, रॉकी होने का पोटेंशियल, और वो भी हैबिटेबल जोन में। क्या ये अर्थ का ट्विन हो सकता है? क्या वहाँ एलियंस हो सकते हैं? एक्साइटमेंट का लेवल स्काई हाई था। लेकिन किसी प्लेनेट का अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में होना उसके हैबिटेबल होने की गारंटी नहीं देता। बहुत सारे लेकिन और भी कारण जुड़े होते हैं किसी प्लेनेट के हैबिटेबल होने के लिए, और प्रॉक्सिमा बी के केस में ये लेकिन काफी सीरियस है। चलो अब बात करते हैं उन चैलेंजेस की जो प्रॉक्सिमा बी पर लाइफ की पॉसिबिलिटी पर सवाल उठाते हैं। पहला चैलेंज, टाइडल लॉकिंग। जब कोई प्लेनेट अपने स्टार के इतना करीब होता है, स्टार की ग्रेविटी उस पर एक स्ट्रॉन्ग टाइडल फोर्स लगाती है। इससे अक्सर टाइडल लॉकिंग हो जाती है, मतलब प्लेनेट का घूमना उसके चक्कर लगाने से सिंक हो जाता है। सिंपल भाषा में, प्लेनेट की एक ही साइड हमेशा स्टार की साइड को फेस करती है और दूसरी हमेशा अंधेरे में डूबी रहती है, बिल्कुल जैसे हमें चांद की एक ही साइड दिखाई देती है। अगर प्रॉक्सिमा बी टाइडली लॉक है, जो कि काफी लाइकली है, तो इसके असर लाइफ के लिए बड़े ड्रास्टिक हो सकते हैं। एक साइड जो हमेशा स्टार को फेस करती है, वहाँ परमानेंट दिन रहेगा। शायद वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी, जिस वजह से वहाँ पानी पूरी तरीके से इवेपोरेट हो जाएगा। और दूसरी साइड जो हमेशा अंधेरे में रहेगी, वहाँ परमानेंट रात रहेगी, जिस वजह से वहाँ पानी बर्फ बन जाएगा। दोनों साइड के बीच टेम्परेचर का इतना बड़ा डिफरेंस शायद बहुत तेज हवाएं भी पैदा करे। अगर इस ग्रह पर लाइफ कहीं पॉसिबल है, तो वो शायद उस बॉर्डर एरिया में हो सकती है जहाँ दिन और रात मिलते हैं, जिसे टर्मिनेटर लाइन कहते हैं। यहाँ टेम्परेचर मॉडरेट हो सकता है, लेकिन ये भी बहुत पतली सी पट्टी होगी। तो ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ एक साइड हमेशा सुबह होती है और दूसरी तरफ हमेशा रात। अर्थ के डायनामिक डे नाइट साइकिल से बिल्कुल अलग। दूसरा बड़ा चैलेंज इस प्लेनेट का स्टार है, जो बहुत ज्यादा स्टेलर फ्लेयर छोड़ता है। याद है वो प्रॉक्सिमा सेंट्यूरी के मूड स्विंग्स और पावरफुल फ्लेयर्स। प्रॉक्सिमा बी अपने तारे के इतना पास है कि वो इन फ्लेयर्स के हमेशा निशाने पर होता है। प्रॉक्सिमा सेंट्यूरी वक्त बेवक्त बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेयर छोड़ता है। कुछ फ्लेयर इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो प्लेनेट पर रेडिएशन के लेवल को अर्थ के नॉर्मल लेवल से सैकड़ों गुना बढ़ा सकते हैं। 2017 में तो इतना जबरदस्त फ्लेयर देखा गया
कि स्टार की ब्राइटनेस कुछ सेकंड्स के लिए 1000 गुना बढ़ गई थी। उस वक्त प्रॉक्सिमा बी का क्या हाल हुआ होगा, इमेजिन करना भी मुश्किल है। ये हाईली एनर्जी रेडिएशन लाइफ, जैसे कि हम जानते हैं, उसके लिए एक्सट्रीमली डेडली है। अगर प्रॉक्सिमा बी के पास कोई एटमॉस्फेयर है भी, तो ये कांस्टेंट बॉम्बार्डमेंट उसे धीरे धीरे स्पेस में उड़ा सकता है, जैसे मार्स के साथ हुआ। बिना एटमॉस्फेयर के लिक्विड वाटर सरफेस पर नहीं टिक सकता और रेडिएशन से भी कोई बचाव नहीं मिलेगा। ये कुछ ऐसा है जैसे एक एक्टिव वोल्केनो के बिल्कुल नेबर में रहना, वो भी बिना किसी छत के। तीसरा बड़ा चैलेंज, एटमॉस्फेयर का बड़ा सवाल। क्या प्रॉक्सिमा बी के पास एटमॉस्फेयर है? अगर है तो कितना मोटा है, किन गैसेस से बना है? ये वो $1 मिलियन क्वेश्चंस हैं जिनके पक्के जवाब हमारे पास फिलहाल नहीं हैं। एक एटमॉस्फेयर लाइफ सपोर्ट के लिए क्रिटिकल होता है। वो सांस लेने लायक गैस और टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद करता है, और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट, हार्मफुल रेडिएशन से बचाने वाले शील्ड की तरह काम करता है। लेकिन जैसे हमने देखा, प्रॉक्सिमा सेंट्यूरी के फ्लेयर्स एटमॉस्फेयर के दुश्मन हैं। ये भी पॉसिबल है कि प्लेनेट बनने के शुरुआती दिनों में ही स्टार की इंटेंस एक्टिविटी ने उसके ओरिजिनल एटमॉस्फेयर को उड़ा दिया हो। कुछ साइंटिफिक मॉडल सजेस्ट करते हैं कि प्रॉक्सिमा बी ने शायद अपना शुरुआती पानी और एटमॉस्फेयर का बड़ा हिस्सा इसी रेडिएशन एनवायरनमेंट की वजह से खो दिया होगा। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि प्रॉक्सिमा बी आज एक हवा रहित बंजर चट्टान हो, या शायद इसके पास एक बहुत पतला सा एटमॉस्फेयर हो, या फिर कुछ ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक साइंटिस्ट सोचते हैं अगर उसके पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो तो शायद उसने अपने एटमॉस्फेयर को किसी तरह बचा लिया हो। लेकिन अभी सब शायद है। चौथा बड़ा चैलेंज, क्या मैग्नेटिक शील्ड है? हमारी अर्थ के पास एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है जो प्लेनेट के कोर में पिघले हुए लोहे के घूमने से पैदा होती है। ये एक इनविजिबल कवच की तरह है जो सूरज के आने वाले हार्मफुल चार्ज पार्टिकल्स और कॉस्मिक रेज को अर्थ तक पहुंचने से रोकती है। ये हमारे एटमॉस्फेयर और हम सबकी रक्षा करती है। क्या प्रॉक्सिमा बी के पास भी ऐसा ही कोई प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है? फिर से हमें नहीं पता इस प्लेनेट के अंदर क्या है और वो कैसे घूमता है। इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। अगर वो बहुत धीरे घूमता है, जैसा टाइडली लॉक प्लैनेट्स अक्सर करते हैं, तो शायद एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाना उसके लिए मुश्किल हो। बिना किसी मजबूत मैग्नेटिक शील्ड के प्रॉक्सिमा सेंट्यूरी के फ्लेयर्स और स्टेलर विंड का डायरेक्ट असर प्लैनेट के एटमॉस्फेयर और सरफेस पर पड़ेगा। इससे एटमॉस्फेयर और तेजी से खत्म होगा और सरफेस रेडिएशन लेवल लाइफ के लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का होना या ना होना लाइफ की पॉसिबिलिटी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो इतने सारे पोटेंशियल डील ब्रेकर्स, टाइडल लॉकिंग, किलर फ्लेयर्स, एटमॉस्फेयर का डाउट और मैग्नेटिक फील्ड का सवाल, तो फिर लोग अब भी प्रॉक्सिमा बी के पीछे क्यों पड़े हैं? वेल, रीजन काफी सॉलिड है। सबसे पहला, लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। भले ही 4.24 लाइट ईयर्स हमारे लिए अभी बहुत दूर हैं, पर यूनिवर्स के स्केल पे ये हमारा गैलेक्टिक बैकयार्ड है। ये सबसे इजीली रीचेबल एक्सोप्लैनेटरी सिस्टम है। फ्यूचर में जब टेक्नोलॉजी बेहतर होगी, अल्फा सेंट्यूरी और प्रॉक्सिमा बी ही वो पहले निशान होंगे जिन्हें हम डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे, या शायद वहां तक रोबोटिक प्रोब्स भेज पाएंगे। दूसरा, रेड ड्वार्फ प्लैनेट की इंपॉर्टेंस। रेड ड्वार्फ्स यूनिवर्स के सबसे आम स्टार्स हैं। अगर उनके प्लैनेट्स पर इन चैलेंजेस के बावजूद लाइफ पॉसिबल हो सकती है, तो इसका मतलब लाइफ यूनिवर्स में काफी कॉमन हो सकती है। प्रॉक्सिमा बी एक लाइफ लेबोरेटरी की तरह है, ये समझने के लिए कि रेड ड्वार्फ सिस्टम्स में प्लैनेट कैसे बनते हैं, कैसे इवॉल्व होते हैं और क्या वहाँ लाइफ पनप सकती है। हम प्रॉक्सिमा बी से जो सीखेंगे वो हजारों दूसरे ऐसे प्लैनेट को समझने में काम आएगा। तीसरा, टेक्नोलॉजी को पुश। प्रॉक्सिमा बी जैसे दूर के छोटे प्लैनेट को स्टडी करना आसान नहीं है। इसके लिए हमें और पावरफुल टेलीस्कोप्स जैसे JWST, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से उम्मीदें हैं कि वो प्रॉक्सिमा बी के एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ क्लू दे सकता है। दो इट्स अ वेरी टफ टास्क और नई ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स डेवलप करनी पड़ेगी, और ये रिसर्च हमें टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ा रही हैं। चौथा, बस वो क्यूरियोसिटी, सिर्फ ये ख्याल ही कि हमारे इतने पास एक और दुनिया है, भले ही वहाँ वैसी लाइफ ना हो जैसे हम इमेजिन करते हैं, फिर भी वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा? क्या वहाँ अजीबोगरीब पहाड़ होंगे? क्या वहाँ अलग तरह के केमिकल रिएक्शन हो रहे होंगे? ये जानने की इच्छा इंसान को एक्सप्लोर करने पर मजबूर करती हैं।
फ्यूचर की बात करें तो प्रोक्सिमा बी पर लैंड करना तो दूर की बात है, उसे आंखों से देखना भी अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारे पास कुछ बड़े एम्बिशियस प्लान जरूर हैं। एक कॉन्सेप्ट है ब्रेक थ्रू स्टार शॉट। इसका आइडिया है कि बहुत ही छोटे कुछ ग्राम के नैनोक्राफ्ट बनाए जाएं, जिन पर कैमरास और सेंसर लगे हों। इन्हें एक बड़े लाइट सेल से जोड़ा जाए और फिर अर्थ से सुपर पावरफुल लेजर्स की बीम इन सेल्स पर डाली जाए, जो इन्हें धक्का देकर स्पीड ऑफ लाइट के 20% तक पहुंचा दे। इतनी तेज स्पीड से ये नैनोक्राफ्ट्स अल्फा सेंट्यूरी सिस्टम तक सिर्फ 20-30 साल में पहुंच सकते हैं। वहां पहुंचकर ये प्रोक्सिमा बी के पास से गुजरेंगे, तस्वीरें लेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे और अर्थ पर वापस भेजेंगे। ऑफ कोर्स ये अभी तक एक कॉन्सेप्ट है और इसमें बहुत बड़े टेक्निकल हर्डल्स हैं। इतने पावरफुल लेजर्स बनाना और नैनोक्राफ्ट्स को इतनी स्पीड और रेडिएशन झेलने लायक बनाना, उन्हें सही दिशा में भेजना, डाटा रिसीव करना, लिस्ट लंबी है। लेकिन ये दिखाता है इंसान अपने कॉस्मिक पड़ोसियों तक पहुंचने का सपना देख रहा है। क्या पता इस सदी के एंड तक या अगली सदी में हमें प्रोक्सिमा बी की पहली क्लोजअप फोटो मिल जाए। कितना अमेजिंग होगा वो दिन। तो दोस्तों, प्रोक्सिमा बी की कहानी अभी पूरी नहीं हुई। एक तरफ है इंट्रूकिंग पॉसिबिलिटी, अर्थ साइज प्लैनेट सबसे करीबी स्टार की हैबिटेबल जोन में। दूसरी तरफ है कठिन सच्चाइयाँ, एक पोटेंशियली हार्श एनवायरनमेंट जो लाइफ के लिए शायद अनसस्टेनेबल हो। क्या वहाँ लाइफ है? सच कहूँ तो ज्यादा चांसेस नहीं के हैं। शायद वो रेडिएशन से झुलसी हुई हवा पानी के बिना एक बंजर दुनिया है। लेकिन कौन जाने, शायद लाइफ ने भी वहाँ कोई रास्ता निकाल लिया हो, जमीन के नीचे या ऐसे फॉर्म्स में जो हमारी सोच के परे हो। शायद रेड ड्वार्फ प्लैनेट्स पर लाइफ को अलग तरह से ही जीना पड़ता हो, शायद रेजिलिएंट होना पड़ता हो। हम नहीं जानते और साइंस की यही खूबसूरती है। ये ना जानना ही हमें और सवाल पूछने, बेहतर टूल्स बनाने और एक्सप्लोर करते रहने की प्रेरणा देता है। प्रोक्सिमा बी हमें ये याद दिलाता है कि यूनिवर्स कितना वास्ट है, कितना डाइवर्स है और कितना सरप्राइजिंग है। और साथ ही ये हमें अपनी प्यारी अर्थ की कीमत याद दिलाता है। एक स्टेबल स्टार के परफेक्ट जोन में, एक प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड के साथ, बहते हुए पानी के साथ हम कितने लकी हैं। हमें अपने इस नीले ग्रह का ख्याल रखना होगा। तो ये थी दास्तां अल्फा सेंट्यूरी सिस्टम की, उसके छोटे स्टार प्रोक्सिमा सेंट्यूरी की और उसके रहस्यमयी प्लैनेट प्रोक्सिमा बी की। एक ऐसी जगह जो हमारे इमेजिनेशन को इग्नाइट करती है, हमारी क्यूरियोसिटी को बढ़ाती है और हमें यूनिवर्स में अपने स्थान पर सोचने को मजबूर करती है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या लगता है आपको प्रोक्सिमा बी पर इन सब चैलेंजेस के बाद भी लाइफ की गुंजाइश है? नीचे कमेंट्स में अपने थॉट जरूर शेयर करें। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। अगर आपको ये कॉस्मिक एक्सप्लोरेशन पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को एक थम्स अप दें। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिनको स्पेस में इंटरेस्ट हो। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रहस्य टीवी स्पेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी कर लीजिए और रेड कलर का बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना, ताकि कोई भी फ्यूचर स्पेस एडवेंचर मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्द एक नए कॉस्मिक टॉपिक के साथ। तब तक आसमान में देखते रहिए, सोचते रहिए और बहुत ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।